लगाने के लिए एक जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल सिंघल परिवार से पूछताछ कर रहा था। इस पूछताछ में जांच में शामिल रामनाथ सिंघल, जो कि पुरुषोत्तम सिंघल के दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने पुरुषोत्तम सिंघल पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया और नरेंद्र से आमने सामने पूछताछ की पेशकश की। इसके बाद पुरुषोत्तम सिंघल ने नरेंद्र को बुलाया और फिर नरेंद्र से पूछताछ शुरू हो गई। 8 दिन पहले आपके काफिले पर एक रहस्यमयी टीम ने हमला किया था। इसके बावजूद भी काफिला सुरक्षित लौट आया। क्या हमले के समय आप वहां थे? रामनाथ ने सवाल किया। रामनाथ के सवाल को सुनकर नरेंद्र चौंक गया। उसे इस तरह के तीखे सवाल की उम्मीद नहीं थी। नरेंद्र बोला, आपकी जांच बम्बीहा सैनिकों के गायब होने के संबंध में, इससे इस बात का क्या लेना देना है कि मैं कब कहां था और कहां नहीं? लेना देना है नरेंद्र। अगर तुम ये बता देते हो कि पिछले 7 दिनों में तुम कहां थे और बम्बीहा सैनिकों के लापता होने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो तुम पर लगे आरोप वापस ले लिए जाएंगे। रामनाथ नरेंद्र को बातों में उलझाकर उससे कुछ ऐसा उगलवाना चाहता था जिससे उस पर लगाया गया आरोप साबित हो जाए। पुरुषोत्तम को अब ऐसा लग रहा था कि अब नरेंद्र और उसका बचना नामुमकिन है। यह सच था कि हमले के वक्त नरेंद्र वहां था, लेकिन नरेंद्र इस तरह से बैठा था जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो, क्योंकि उसने अपनी सारी बिसातें पहले ही बिछा कर रखी हुई थी। उसकी बेगुनाही का सबूत खुद ब खुद चलकर वहां आने वाला था। उधर पुरुषोत्तम सिंघल के परिवार से कुछ मील दूर जागीरदार अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी अचानक से एक छोटा लड़का एक चिट्ठी लेकर वहां पहुंचा और जागीरदार के एक नौकर से बोला, जागीरदार साहब को किसी ने एक चिट्ठी भेजी है। उसने ये कहा और चला गया। लड़के के जाने के बाद उस नौकर ने वो चिट्ठी लाकर जागीरदार को दे दी। जागीरदार ने जैसे ही उस चिट्ठी पर लिखा पहला शब्द पढ़ा, उसके होश ही उड़ गए। चिट्ठी पूरा पढ़ते पढ़ते उसे चक्कर आ गया और वो अपनी कुर्सी पर गिर गया। उस चिट्ठी में जागीरदार के सभी काले करतूतों का चिट्ठा था और चिट्ठी में नीचे लिखा हुआ था, वो तुम थे जिसने बम्बीहा सैनिकों को मुझे मारने के लिए भेजा था। अगर जांच में मैं फंसा तो मैं ये सारे सबूत राजा साहब तक पहुंचा दूंगा, इसलिए तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जागीरदार की आंखों में खून सवार था। उसने कसकर मेज पर एक मुक्का मारा और चिल्लाया, नरेंद्र, अब तुम बचोगे नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। इतना कहने के बाद जागीरदार दहाड़ा और अपने नौकर को घोड़ा निकालने के लिए बोला। जागीरदार बिना देर किए घोड़े पर बैठकर ब्रह्मानंद केंद्र पहुंचा और आयुर्वेदाचार्य और राजपाल को पूरी बात बताई और बोला, वो नरेंद्र का बच्चा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अगर हमने उसे जांच से नहीं बचाया तो हम तीनों को फांसी होनी तय है। जागीरदार के चेहरे पर खौफ के साए को देखकर आयुर्वेदाचार्य और राजपाल के चेहरे की भी हवाइयां उड़ गई। राजपाल बोला, हमें क्या करना चाहिए? राजपाल की बात सुनकर जागीरदार बोला, किसी तरह से हमें नरेंद्र को जांच दल से बचाना होगा, जल्द ही कोई उपाय करो। तभी आयुर्वेदाचार्य बोला, एक उपाय है, लेकिन इसके लिए हमें खुद नरेंद्र के घर जाना होगा। अरे तो देर क्यों, तुरंत चलो, जागीरदार बोला और वे नरेंद्र के घर के लिए निकल गए। उधर जांच दल अभी भी नरेंद्र से पूछताछ कर रहा था। रामनाथ राजगुरु की तरफ देखकर बोला, जहां तक हमें जानकारी है कि इस समय अरासुर पहाड़ियों में कोई भी लुटेरा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि बम्बीहा सैनिकों ने ही नरेंद्र के काफिले पर लूटने के लिए हमला किया था और फिर नरेंद्र ने ही उन्हें मार दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की है, क्योंकि पहाड़ी पर बने तीर के निशान इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र के काफिले पर जरूर कोई बड़ा हमला हुआ था। जो ही रामनाथ की बात पूरी हुई, अचानक से आयुर्वेदाचार्य और राजपाल वहां पहुंचे। आयुर्वेदाचार्य ने झुककर राजगुरु को प्रणाम किया और बोला, मुझे जानकारी मिली है कि आप लोग नरेंद्र पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य की बात सुनकर राजगुरु बोले, अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बम्बीहा सैनिकों को मारने में नरेंद्र की कोई ना कोई भूमिका जरूर है। राजगुरु की बात सुनकर आयुर्वेदाचार्य हंसे और बोले,
अगर आपकी जांच नरेंद्र की तरफ इशारा कर रही है तो आपकी जांच गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि नरेंद्र अरासुर पहाड़ियों की तरफ कभी गया ही नहीं था। क्या? आयुर्वेदाचार्य की बात सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। राजगुरु ने आयुर्वेदाचार्य से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप खुलकर पूरी बात बताएंगे? राजगुरु की बात सुनकर आयुर्वेदाचार्य मुस्कुराए और मेज पर औषधियों की एक सूची रख दी। उस सूची में कई तरह के पौधों के नाम लिखे हुए थे। सूची रखने के बाद आयुर्वेदाचार्य बोले, आप जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मानंद केंद्र आजकल नई नई औषधियों को खोजने में लगा हुआ है। इस समय हम एक खास तरह की गोली बना रहे हैं जो शरीर के घावों को बेहद जल्दी ठीक कर देती है। इस गोली को बनाने के लिए एक खास तरह के पौधों की जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और सब जानते हैं कि वो पौधा अरासुर नहीं बल्कि देवराज पहाड़ियों पर मिलता है। नरेंद्र देवराज पहाड़ियों पर उस पौधे को लाने के लिए ही गया हुआ था। आयुर्वेदाचार्य की इस बात से जांच की दिशा पूरी तरह से पलट गई। अभी तक जहां नरेंद्र दोषी लग रहा था, वहीं अब उसकी बेगुनाही के सबूत भी आने लगे थे। राजगुरु, जो कि काफी देर से सारी बातचीत को सुन रहे थे, उन्होंने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, आयुर्वेदाचार्य जी, आप जानते हैं ना कि आपके इस बयान का क्या परिणाम निकलने वाला है? कहीं आप बम्बीहा सैनिकों के हत्यारे को बचा तो नहीं रहे हैं? राजगुरु की बात सुनकर आयुर्वेदाचार्य हंसे और बोले, जो सच है उसे बोलने में कैसा डर। कल शहर में आने के बाद नरेंद्र सीधे ब्रह्मानंद केंद्र ही गया था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अमात्य अश्वदेव से भी पूछ सकते हैं। जब वे ब्रह्मानंद केंद्र पहुंचे थे तो वहां नरेंद्र पहले से था। ये बात मैं किसी को फंसाने या बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन सिंघल परिवार के लोहा लाने वाले मजदूरों के काफिले के हमले की बात को आप कैसे समझाएंगे? कहीं आप ये तो नहीं कहने वाले हैं कि उन पर भी कोई हमला ही नहीं हुआ था? रामनाथ अपना दाव बेकार जाते हुए देखकर आयुर्वेदाचार्य पर तंज कसते हुए बोला, ये सच है, सिंघल परिवार के लोहा ढाने वाले मजदूरों पर हमला नहीं हुआ था, क्योंकि वे खदान से लेकर शहर तक मेरे सिपाहियों की सुरक्षा में थे। अचानक से हॉल के दरवाजे के पास से एक आवाज आई, अब ये कौन है? राजगुरु ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जागीरदार खड़ा था। जागीरदार अंदर जाते हुए बोला, राजगुरु, अपनी गाड़ियों का काफिला भेजने के पहले पुरुषोत्तम जी ने मुझे बताया था कि उन्हें खबर मिली है कि उनके काफिले पर डाकुओं का हमला होने वाला है। अगर किसी शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है और आपके शहर का कोई इंसान कहता है कि उस पर डाकुओं का हमला होने वाला है, तो आप हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। इसलिए मैंने उनके काफिले के साथ सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। जागीरदार की बात सुनकर अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो थे पुरुषोत्तम जी। वे सोच रहे थे कि उन्होंने कब जागीरदार से मदद मांगी। पुरुषोत्तम जी को हैरानी में देखकर जागीरदार ने आंखों ही आंखों में उनसे चुप रहने का इशारा किया। रामनाथ के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। पुरुषोत्तम हैरान था, नरेंद्र मुस्कुरा रहा था। जागीरदार और आयुर्वेदाचार्य के चेहरे पर अनजान डर का भाव था और राजगुरु के चेहरे पर एक चमक थी। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। सिंघल परिवार से पूछताछ को 4 घंटे बीत गए थे और अब तक जांच दल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। पुरुषोत्तम सिंघल के घर के सामने शहर के ढेर सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। तो आखिर बम्बीहा सैनिक गायब कहां हो गए? उन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई? रामनाथ ने झुंझलाते हुए जागीरदार से सवाल किया। देखिए, कुछ दिनों पहले मुझे खबर मिली थी कि लैंगिया लुटेरों की अरासुर पहाड़ियों में किसी से मुठभेड़ हुई है। हो सकता है कि वो मुठभेड़ बम्बीहा और लैंगिया लुटेरों के बीच हुई हो। जागीरदार ने कुछ सोचते हुए बोला। जागीरदार के इस बयान से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जागीरदार के इस बयान से सिंघल परिवार पर लगे सभी आरोप खत्म हो गए। हाँ, जहां तक मेरी जानकारी है, लैंगिया लुटेरे इतने शक्तिशाली हैं कि वे बम्बीहा सैनिकों का मुकाबला कर सकते हैं। विक्रम सिंह धीरे से बोला। इस खुलासे के बाद रामनाथ का चेहरा उदास हो गया। वो राजगुरु की ओर देखकर बोला,
राजगुरु, आप क्या कहते हैं? हमें पूछताछ आगे बढ़ानी चाहिए? रामनाथ की बात सुनकर राजगुरु ने एक गहरी सांस ली और पुरुषोत्तम जी की तरफ देखकर बोले, पुरुषोत्तम जी, आपको परेशान करने के लिए हम शर्मिंदा हैं। हम आप पर लगे सारे आरोप वापस लेते हैं। इतना कहकर राजगुरु अपनी जगह से उठे और बाहर जाने लगे। रामनाथ कुछ कहना चाहता था, लेकिन राजगुरु के उठने के बाद वो कुछ नहीं कह सका और एक एक करके जांच दल के सभी लोग पुरुषोत्तम जी के घर से बाहर चले गए। पुरुषोत्तम जी भी उन्हें छोड़ने के लिए बाहर निकल आए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, आयुर्वेदाचार्य, जागीरदार और नरेंद्र। सबके जाने के बाद जागीरदार के चेहरे के भाव बदल गए और वो खा जाने वाली निगाहों से नरेंद्र की तरफ देखकर बोला, तुम्हें वे सारे सबूत कहां से मिले? जागीरदार की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे किसी दोस्त ने मुझे दिए थे। नरेंद्र की मुस्कुराहट देखकर जागीरदार की आंखों में खून उतर आया और वो अपने दांतों को पीसते हुए पूछता है, कुबेर कहां है? नरेंद्र कुछ नहीं बोला, वो हंस पड़ा। उसकी हंसी ने ही जागीरदार के सवाल का जवाब दे दिया था। वो ये सोचकर हैरान था कि आखिर नरेंद्र ने कैसे बम्बीहा जैसे खतरनाक सैनिकों को मार दिया। जागीरदार और नरेंद्र ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे। कुछ देर तक ऐसे ही घूरने के बाद अचानक से जागीरदार मुस्कुराया और बोला, अच्छी चाल थी, लेकिन अभी मेरी चाल बाकी है। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूं। जागीरदार बोला और वहां से चला गया। निकलते वक्त जागीरदार बुदबुदाते हुए बोला, अब इस नरेंद्र की मौत ही मुझे बचा सकती है, वरना अगर ये जिंदा रहा तो मैं हमेशा के लिए इसके हाथ की एक कठपुतली बनकर रह जाऊंगा। जांच दल सिंघल परिवार को बेकसूर घोषित करके चला गया। ये सभी की उम्मीदों से उलट था। जैसे ही सिंघल परिवार के बेकसूर होने की घोषणा हुई, महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा दोनों हैरान रह गए। वे दोनों तो अपने सैनिकों के साथ सिंघल परिवार के हथियारों की फैक्ट्री लूटने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जांच दल को छोड़ने के बाद पुरुषोत्तम जब अंदर आए तो उन्होंने हैरानी से नरेंद्र की तरफ देखकर पूछा, नरेंद्र, ये सब क्या चल रहा है बेटा? जागीरदार और आयुर्वेदाचार्य तुम्हारी गवाही के लिए आए, और वो भी झूठी? पुरुषोत्तम की बात सुनकर नरेंद्र बोलता है, पिताजी, अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही हमारा परिवार इस शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार होगा। अभी वे दोनों ससुर दामाद बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उनका एक नौकर चिल्लाते हुए आया और पुरुषोत्तम से बोला, पुरुषोत्तम जी, कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई है। पुरुषोत्तम सिंघल की हथियारों की फैक्ट्री के अलावा कपड़ों की 2 और फैक्ट्रियां भी थीं। नरेंद्र और पुरुषोत्तम जल्दी से दौड़कर कपड़ों की फैक्ट्री पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। अच्छी बात यह थी कि आग पर काबू पा लिया गया था और दूसरी फैक्ट्री आग की चपेट में आने से बच गई थी। वहां पहुंचने के बाद पुरुषोत्तम ने नरेंद्र से कहा, ये आग अपने आप नहीं लगी है बेटे, ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है? हमें पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी और भी फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। नरेंद्र आग से जली हुई फैक्ट्री को देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसके नौकरों ने उसे रोक दिया। आगे मत जाइए मालिक, घर जलने की वजह से वो टूट चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है। नौकर की बात सुनकर नरेंद्र रुक गया और फैक्ट्री के पीछे चला गया। फैक्ट्री के पीछे बड़ी बड़ी घास उगाई थी क्योंकि ये फैक्ट्री कुछ महीनों से बंद थी। अचानक से नरेंद्र को घासों के पास कुछ हलचल दिखाई दी। वहां कोई है? नरेंद्र चिल्लाया और हलचल वाली दिशा में भागा। नरेंद्र का शक सही निकला। नरेंद्र को अपनी ओर आते हुए देखकर घासों के पीछे छुपा हुआ इंसान भागने लगा। उसने काले रंग का मुखौटा पहन रखा था ताकि वो किसी की पहचान में ना आ सके। उसे भागते हुए देखकर नरेंद्र भी बिना वक्त गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। काले मुखौटों वाला वो आदमी कौन था जो नरेंद्र का पीछा करने पर भागने लगा? नरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए जागीरदार की अगली साजिश क्या होगी, जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम।
अभी सिंघल परिवार के खिलाफ जांच खत्म हुई ही थी कि अचानक से नरेंद्र और पुरुषोत्तम को खबर मिली कि किसी ने उनके कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगा दी है। नरेंद्र और पुरुषोत्तम उसी रात भागे भागे फैक्ट्री पहुंचे। नरेंद्र नुकसान का मुआयना करने के लिए फैक्ट्री के पीछे चला जाता है। तभी उसकी नजर एक नकाबपोश पर पड़ती है। वो नकाबपोश नरेंद्र को देखते ही भागने लगता है। उस काले नकाबपोश को भागते हुए देखकर नरेंद्र भी बिना वक्त गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागो भागो, मैं भी देखूं कि तुम कहां तक भाग पाते हो, उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए नरेंद्र चिल्लाया। नरेंद्र के दौड़ने की रफ्तार को देखकर वो मुखौटा पहना हुआ आदमी हैरान था। नरेंद्र की रफ्तार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। वो पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन फिर भी उसके और नरेंद्र के बीच का फासला लगातार घटता जा रहा था। अब पकड़ लिया, भागकर कहां जाओगे? नरेंद्र बोला और एक पहाड़ी के पास दबोच लिया उसे और उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। घूंसे की मार से वो नकाबपोश लड़खड़ा गया और पहाड़ी से जा टकराया। पहाड़ी से टकराकर उसका मुखौटा गिर गया। वो करीब 35 साल का एक आदमी था। नरेंद्र उसे पहली बार देख रहा था। तुम्हें यहां किसने भेजा है? नरेंद्र दहाड़ते हुए पूछता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा? वो अजनबी बोला और उठकर फिर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नरेंद्र ने एक बार फिर उसकी पीठ पर एक घूंसा जड़ दिया। इस बार का घूंसा इतना जोरदार था कि उसे खून की उल्टी होने लगी और वो पहाड़ी पर लुढ़क गया। वो पूरी तरह से हाफ रहा था और उसकी सांस भी उखड़ रही थी। वो नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम अब नहीं बचने वाले। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुम्हारे शहर में ही नहीं है, इस शहर के बाहर भी हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इतना कहकर उसने पहाड़ी से खाई में छलांग लगा दी। नरेंद्र को किसी का पीछा करते हुए देखकर कुछ पहरेदारों के साथ पुरुषोत्तम भी उसके पीछे दौड़ पड़े थे। कुछ देर में वे अपने पहरेदारों के साथ नरेंद्र के पास पहुंच गए। नरेंद्र पहाड़ी पर खड़ा खाई में उस आदमी को देख रहा था। कौन था वो? कहां गया? नरेंद्र के आते ही पुरुषोत्तम ने सवाल किया। पुरुषोत्तम का सवाल सुनकर नरेंद्र कुछ बोला नहीं, बल्कि उसने खाई की तरफ इशारा कर दिया। पुरुषोत्तम ने खाई में झांक कर देखा तो एक आदमी लहूलुहान होकर गिरा पड़ा था। उसे देखते ही पुरुषोत्तम हैरान होकर बोले, अरे ये तो रामनाथ का आदमी है। रामनाथ का आदमी? पुरुषोत्तम की बात सुनकर नरेंद्र भी चौंके बिना नहीं रह सका। उसे रामनाथ के पलटवार की उम्मीद तो थी, लेकिन उसका हमला इतनी जल्दी होगा ये अंदाजा नरेंद्र को नहीं था। पिताजी, अगर रामनाथ ने इस आदमी को यहां भेजा था तो इसका मतलब कि उसके और आदमी जरूर इसी शहर में होंगे और मौका देखकर हम पर हमला करेंगे। हमें सावधान रहना होगा। नरेंद्र चिंता जताते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। पुरुषोत्तम बोला और अपने पहरेदार की तरफ देखकर बोला, सभी कारखानों का पहरा बढ़ा दो। अगर ज्यादा सिपाहियों की जरूरत पड़े तो उन्हें भर्ती करो। पहरेदारों को और भी सतर्क रहने का हुक्म देने के बाद नरेंद्र और पुरुषोत्तम घर वापस आ गए। घर लौटते समय पुरुषोत्तम ने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र बेटे, यह शहर बहुत छोटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस शहर में रहकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद करो। पिताजी, हमारे परिवार पर इतना खतरा है और आप मुझे बाहर भेजना चाहते हैं? नरेंद्र ने सवालिया निगाहों से पुरुषोत्तम की तरफ देखा। आर्यकुल गुरुकुल हर साल 2 बार नए छात्रों की भर्ती करता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें भर्ती होने के लिए अपनी दावेदारी पेश करो। पुरुषोत्तम नरेंद्र की आंखों में देखकर बोले, परिवार पर ऐसे खतरे तो हमेशा आते रहेंगे बेटा, लेकिन इन खतरों की वजह से मैं तुम्हारा भविष्य खराब नहीं कर सकता। यह आर्यकुल गुरुकुल वही गुरुकुल था जिसमें मालविका जी पढ़ाती थीं। नरेंद्र जानता था कि चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना बन जाए, मालविका जी उसे कभी उस गुरुकुल में नहीं आने देंगी। बात करते करते वे घर आ चुके थे और नरेंद्र को ब्रह्मानंद केंद्र भी जाना था, इसलिए नरेंद्र बोला, पिताजी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। घर आने के बाद वो सीधे ब्रह्मानंद केंद्र चला गया। वहां जाने के बाद उसने देखा कि वहां अमात्य अश्वदेव पहले से ही बैठे थे। नरेंद्र को देखकर वे बोले,
आओ नरेंद्र, मैं तुम्हें याद कर रहा था। मुझे याद कर रहे थे? लेकिन क्यों? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे कुछ औषधियों की जरूरत थी। क्या तुम इन औषधियों के बारे में जानते हो? ये कहते हुए अमात्य अश्वदेव ने नरेंद्र की ओर एक पर्ची बढ़ाई। उस पर्ची को देखकर नरेंद्र बोला, ये औषधियां तो बहुत महंगी हैं। ये तीसरे स्तर की औषधियां हैं। मैंने अपने लिए कई बार इन औषधियों को बनाया है। अच्छा, तुम्हें इन औषधियों को बनाने में कितना वक्त लगेगा? अमात्य अश्वदेव ने अगला सवाल पूछा। तीसरे स्तर की औषधियों को बनाने में एक तरह की खास लौ का इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ियों की आग में नहीं पाई जाती है। अगर आप मुझे अपनी प्रयोगशाला का इस्तेमाल करने की अनुमति दें तो ये काफी जल्दी बन सकता है, नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर अमात्य अश्वदेव की नजरें सिकुड़ गईं। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे तीसरे स्तर का औषधियों का ज्ञान हासिल करने में 30 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन नरेंद्र इतनी कम उम्र में कैसे? क्या आप मुझे प्रयोगशाला का इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे? अमात्य अश्वदेव को चुप देखकर नरेंद्र फिर से पूछता है। हाँ, क्यों नहीं, अमात्य बोले। और फिर इसके बाद अमात्य अश्वदेव ने आयुर्वेदाचार्य की तरफ एक नजर डाली और फिर नरेंद्र से बोले, नरेंद्र, ईमानदारी से कहूं तो हमारे ब्रह्मानंद केंद्र पर एक समस्या आ गई है और सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो। क्या बात है? आप लोग ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? नरेंद्र ने पूछा। इस बार आयुर्वेदाचार्य बोले, नरेंद्र, हर साल सभी आयुर्वेदिक केंद्रों की एक प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता में सबसे अंतिम स्थान पाने वाले केंद्र को बंद कर दिया जाता है। पिछली बार की प्रतियोगिता में हम बाल बाल बचे क्योंकि हमारे केंद्र का स्थान नीचे से दूसरा आया था। तो इसमें मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूं? नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर अमात्य अश्वदेव बोले, मैं चाहता हूं कि इस बार प्रतियोगिता में हमारी तरफ से तुम भाग लो। आज जाकर नरेंद्र को पता चला कि यह ब्रह्मानंद केंद्र अमात्य अश्वदेव का है। राजधानी में ब्रह्मानंद केंद्र का हेड ऑफिस है और लगभग हर शहरों में उन्होंने एक एक केंद्र खोला है। यह प्रतियोगिता कहाँ होगी? नरेंद्र ने पूछा। चंद्रपुर में। चंद्रपुर तो काफी दूर है, मुझे लगता है कि वहां पहुंचने में ही 2 दिन लग जाएंगे। अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गए तो राजा साहब के हाथों तुम्हें इनाम में चौथे स्तर का अमृत दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले को तीसरे स्तर का अमृत दिया जाएगा। नरेंद्र, मुझे वो इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस रैंकिंग से मतलब है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे ये केंद्र बंद करना पड़े। ठीक है, मैं इस बारे में आपको कल बताऊंगा, नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर अमात्य अश्वदेव बोले, प्रतियोगिता 3 दिनों में शुरू होने वाली है, इसलिए हमें कल ही निकलना होगा। रात के भोजन के समय नरेंद्र, पुरुषोत्तम और उसकी सास मांडवी तीनों खाने के लिए बैठे थे। पिताजी, मैं चंद्रपुर जाने के बारे में सोच रहा था, नरेंद्र बोला। चंद्रपुर? वो तो बहुत दूर है बेटा, पुरुषोत्तम खाने का एक कौर निगलते हुए बोले। पुरुषोत्तम का सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, हाँ पिताजी, वहां औषधियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है और ब्रह्मानंद केंद्र के लोग चाहते हैं कि मैं उस प्रतियोगिता में उनकी तरफ से भाग लूं। ये तो काफी अच्छी बात है। तुम्हें वहां और भी बड़े योद्धाओं और आयुर्वेदाचार्यों से मिलने का मौका मिलेगा। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम खुश होते हुए बोले, लेकिन पिताजी, यहाँ की मुसीबतों का क्या? नरेंद्र चिंता जताते हुए बोला, यहाँ सब कुछ ठीक ही रहेगा बेटे, क्योंकि पिछले दिनों की साजिशों में चौहानों का काफी पैसा बर्बाद हुआ है, इसलिए वे अब कुछ महीने शांत रहेंगे। इतना कहकर पुरुषोत्तम नरेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, बाकी छोटी मोटी दिक्कतों को मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह नरेंद्र के दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। अमात्य अश्वदेव खुद नरेंद्र को रिसीव करने आए थे। आयुर्वेदाचार्य गाड़ी हाँक रहे थे। नरेंद्र, 2 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी के अंदर से अमात्य अश्वदेव की आवाज आई। इधर ससुर से अनुमति लेने के बाद से नरेंद्र चंद्रपुर जाने के लिए तैयार बैठा था। वो बोला, मैं तैयार हूं अमात्य।
ये कहते हुए नरेंद्र गाड़ी में बैठा और दोपहर के पहले ही वे शहर छोड़कर चंद्रपुर के लिए निकल गए। करीब 1.5 दिन की यात्रा के बाद वे आखिर चंद्रपुर पहुंच गए। चंद्रपुर बहुत बड़ा शहर था। नरेंद्र पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सड़कों पर चलता लोगों का हुजूम, ये सब नरेंद्र पहली बार देख रहा था। लेकिन नरेंद्र ने इन सभी भावों को छिपा रखा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। नरेंद्र का ये शांत भाव कभी कभी अमात्य को परेशान कर देता था, खासकर उसकी आंखें। उसकी आंखें किसी समुद्र की तरह गहरी थी। अमात्य को तो कभी कभी लगता था कि नरेंद्र कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जो इस दुनिया में हजारों सालों से जिंदा है। गाड़ी एक व्यस्त सड़क से गुजरती हुई एक इमारत के सामने रुक गई। नरेंद्र ने गाड़ी के भीतर से इमारत पर नजर डाली तो इमारत के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, पंचतत्व आयुर्वेदिक केंद्र। अमात्य और नरेंद्र दोनों गाड़ी से उतर आए। प्रतियोगिता इसी इमारत में होने वाली थी। ये उस इमारत को देखकर ही पता चल जा रहा था। वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे कि तभी अचानक से उनके सामने 3 लोग आ गए। वे लोग अमात्य को पहले से जानते थे। नरेंद्र ने उन तीनों को देखा। उसे वे तीनों घमंडी इंसान लग रहे थे। उनमें से एक अमात्य को देखकर बोला, अरे अश्वदेव, तुम इस बार भी आए हो? हाँ विश्वजीत, इस बार प्रतियोगिता जीतने का इरादा है। उसकी बात सुनकर अमात्य अश्वदेव हंसते हुए बोले। अमात्य अश्वदेव की बात सुनकर वो भी हंसने लगा और आगे बढ़ गया। ये लोग कौन थे अमात्य? उनके जाने के बाद नरेंद्र ने पूछा। ये विश्वजीत था और इसके साथ इसके दोनों शिष्य शेखर और चंदन थे। पिछली बार मैं इससे हार गया था। नरेंद्र की बात सुनकर अमात्य अश्वदेव बोले, तुम थक गए होगे नरेंद्र, इसलिए जाकर आराम करो। मैं अभी अपने कुछ पुराने साथियों से मिलूंगा और बाद में आऊंगा। नरेंद्र और आयुर्वेदाचार्य ब्रह्मानंद केंद्र को मिले कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद नरेंद्र ने आयुर्वेदाचार्य से पूछा, आयुर्वेदाचार्य जी, इस प्रतियोगिता में किस तरह के मुकाबले होते हैं? नरेंद्र का सवाल सुनकर आयुर्वेदाचार्य बोला, इस प्रतियोगिता में 3 तरह के मुकाबले होते हैं। पहले मुकाबले में कई तरह की औषधियां बनवाई जाती हैं। दूसरा मुकाबला तलवारबाजी का होता है। यही मुकाबला सबसे खतरनाक होता है क्योंकि औषधियों को बनाने का तरीका रट के याद किया जा सकता है, लेकिन तलवारबाजी रटने वाली चीज नहीं है बेटे। और तीसरे मुकाबले में क्या होता है? नरेंद्र को ये दोनों मुकाबले कुछ खास कठिन नहीं लगे, इसलिए उसने तीसरे मुकाबले के बारे में पूछा। तीसरा मुकाबला हर बार बदल जाता है। इस मुकाबले का फैसला सारे आचार्य मिलकर लेते हैं। आयुर्वेदाचार्य बोले। कुछ देर तक आराम करने के बाद नरेंद्र उठा और आयुर्वेदाचार्य से बोला, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? आयुर्वेदाचार्य भी तैयार हो गए और वे दोनों कमरे से बाहर निकलकर प्रतियोगिता के मैदान में आ गए। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। आयुर्वेदाचार्य ने 8 बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए वो अधिकतर लोगों को जानता था। उस मैदान में नरेंद्र ने ध्यान दिया कि लगभग हर कोई उसे ही घूर रहा था। तभी अचानक से नरेंद्र 2 लोगों से टकरा गया। वे दोनों वही थे जो सीढ़ियों पर आचार्य विश्वजीत के साथ मिले थे, शेखर और चंदन। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पाया। नरेंद्र ने माफी मांगी। शेखर ने नरेंद्र को देखते ही पूछा, अरे तुम तो वही हो ना जो ब्रह्मानंद केंद्र की तरफ से भाग लेने आए हो? क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? अभी नरेंद्र कुछ जवाब दे पाता, इसके पहले ही वो नरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए फिर बोला, क्या तुमने अपनी माँ के पेट से ही औषधियां बनाना शुरू कर दिया था? जरा देखे तो तुम क्या सीख कर आए हो। उन्हें इस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए देख नरेंद्र बोला, कोई बात नहीं, कल प्रतियोगिता में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहां से सीख कर आया हूं। लेकिन आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि अपनी मां के पेट में आप लोग तमीज सीखना भूल गए। नरेंद्र की बात सुनकर वहां आसपास खड़े लोग ठठाकर हंस पड़े। लोगों को अपने पर इस तरह से हंसते हुए देख शेखर को बहुत बुरा लगा और वो नरेंद्र को धमकाते हुए बोला, देखता हूं कि कल तुम प्रतियोगिता में कैसे भाग लेते हो। उन्हें देखकर आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र से कहा, यहां से चलो नरेंद्र, यहां रुकना ठीक नहीं है।
ये कहते हुए आयुर्वेदाचार्य नरेंद्र को खींचकर मैदान से बाहर ले जाने लगे। अरे रुकिए आयुर्वेदाचार्य जी, जरा मैं भी तो देखूं कि ये लोग कितने काबिल हैं। नरेंद्र बोला और आयुर्वेदाचार्य का हाथ झटक दिया। नरेंद्र भी अब आर पार के मूड में आ गया था। क्या नरेंद्र को उकसाना शेखर की एक चाल थी? क्या नरेंद्र इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएगा या शेखर से लड़ने की वजह से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। चंद्रपुर के पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र में पहुंचने के बाद नरेंद्र और आयुर्वेदाचार्य की मुलाकात शेखर और चंदन से हुई। शेखर ने नरेंद्र की कम उम्र का मजाक उड़ाया और धमकी दी कि वो उसे प्रतियोगिता में नहीं भाग लेने देगा। विवाद बढ़ते देखकर आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन नरेंद्र भी अड़ गया। मेरे सामने ज्यादा फुदकने की कोशिश मत करो बच्चे, शेखर बोला। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त सबक सिखा सकता हूं। वही तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, नरेंद्र भी उसे उकसाते हुए बोलता है। नरेंद्र शेखर की सरेआम बेइज्जती किए जा रहा था। उन दोनों के बीच का विवाद देखकर उनके आसपास कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बढ़ती भीड़ और अपनी बेइज्जती देखकर शेखर को भी गुस्सा आ गया और उसने नरेंद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इतनी जोरदार थप्पड़ के बाद भी नरेंद्र अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और उसके चेहरे पर एक कातिलाना चमक आ गई। नरेंद्र ने भी बिना कुछ सोचे विचारे अपनी हथेली उठाई और शेखर को एक थप्पड़ मार दिया। वाह, बच्चे में दम है। नरेंद्र की प्रतिक्रिया देखकर भीड़ तालियां बजाने लगी। उन दोनों की लड़ाई देखकर लोगों को मजा आने लगा था। शेखर नरेंद्र का थप्पड़ नहीं सहन कर सका और नीचे गिर गया। उसके चेहरे की कुछ हड्डियां भी टूट गईं। आज के पहले शेखर से किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। वो उठा और अपनी तलवार लेकर नरेंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। शेखर, रुक जाओ। अचानक से आई एक आवाज ने शेखर को रोक दिया। शेखर ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो नकुल उसकी ओर आ रहा था। इस तरह से आपस में ही लड़ना हमें शोभा नहीं देता है। शेखर के हाथ से तलवार लेते हुए नकुल बोला, इस दुष्ट ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। शेखर भड़कते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमसे अपने इस भाई की तरफ से माफी मांगता हूं, चलो मुझसे भूल जाओ। नकुल शेखर को समझाते हुए बोला। नकुल बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य था। सभी लोग उसकी इज्जत करते थे, यहां तक कि वो कई बार आर्य कुल गुरुकुल में पढ़ाने भी जाता था। उसके बीच बचाव करने की वजह से शेखर कुछ बोल नहीं पाया और मन महसूस कर रह गया और वहां से चला गया। लड़ाई खत्म हो जाने से भीड़ तितर बितर हो गई और वहां सिर्फ नकुल और नरेंद्र ही बच गए। नकुल नरेंद्र की तरफ देखकर बोला, मेरे भाई, मुझे आपका नाम मालूम नहीं, लेकिन आपको भी शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और आपस में विवाद करने से बचना चाहिए। मैं नरेंद्र हूं और मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जम्बू राज्य से आया हूं। नरेंद्र को नकुल अच्छा आदमी लगा, इसलिए उसने अपना परिचय दिया और मदद के लिए शुक्रिया किया। इसके बाद नकुल वहां से चला गया। नकुल के जाने के बाद आयुर्वेदाचार्य नरेंद्र के पास आया और बोला, तुम तो बहुत खतरनाक लड़के हो भाई। अगर नकुल नहीं आया होता तो तुम हमारे केंद्र की दावेदारी को प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही खत्म करा दिए होते। चलो अब यहाँ से चले, आओ मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलता हूँ। आयुर्वेदाचार्य नरेंद्र को लेकर पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र से निकलकर बाजार में आ गया। भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए वे दोनों एक जगह पर पहुंचे जहां बाकी दुकानों से ज्यादा भीड़ थी। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? नरेंद्र ने आयुर्वेदाचार्य से पूछा। हम वही तो जानने वाले हैं। वो एक तरह की स्पेशल प्रदर्शनी है जो सिर्फ योद्धाओं और वैद्यों के लिए है, आयुर्वेदाचार्य बोला और उस दुकान के गेट की तरफ बढ़ गया। नरेंद्र भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। आओ अंदर चले। आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चला गया।
अंदर जाने के बाद नरेंद्र ने देखा कि वहां की दीवारें पुरानी पेंटिंग्स, गुप्त किताबें, जादुई हथियारों के टुकड़ों से भरी हुई हैं। सच में यहाँ की चीज किसी खजाने से कम नहीं है, नरेंद्र बुदबुदाते हुए बोला। वे दोनों कुछ और आगे बढ़े तो एक जगह पर 7-8 लोग खड़े थे और एक पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सुना है ये पेंटिंग महान चित्रकार गौरव मुखर्जी की है, नीले रंग के कमीज पहने हुए एक आदमी ने बोला। नहीं नहीं, ये पेंटिंग सुलोचन देसाई की होनी चाहिए, गौरव मुखर्जी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते, उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी बोला। तभी नरेंद्र ने उस कमरे में कदम रखा। उसके आते ही सबकी नजर उसकी ओर घूम गई। नरेंद्र को देखते ही नीले कमीज वाले आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओहो, तो देखो कौन आया है, जम्बू राज्य का वैद्य। लेकिन ये यहाँ क्यों घूम रहा है? इसे तो पंचतत्व केंद्र में जाकर काम कर रहे वैद्यों को देखना चाहिए, ताकि कल प्रतियोगिता में सबके सामने ये मूर्ख ना बने। उसकी बात सुनकर एक दूसरा आदमी बोला, मुझे हैरानी होती है जम्बू राज्य के लोगों पर कि क्या उनके पूरे राज्य में कोई अनुभवी वैद्य नहीं है जो उन्होंने एक बच्चे को यहाँ भेज दिया। आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र को शांत रहने का इशारा किया और बोला, इन लोगों का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है कि कल तुम प्रतियोगिता में सबको हरा कर दिखा दो कि तुम कितने काबिल हो। बेवजह ही बार बार इनसे उलझने का कोई मतलब नहीं है। चिंता मत करिए, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो बार बार हर जगह लड़ने लगूंगा, नरेंद्र बोला। आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र को बताया कि नीली कमीज वाले लड़के का नाम पुष्कर है और दूसरा वाला, उसका नाम श्रवण है। वे दोनों बड़े शहरों से आए हैं और छोटे शहरों के वैद्यों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। तभी उनमें से एक और आदमी नरेंद्र के पास आया और बोला, भाई नरेंद्र, मैं ईशान हूं और मैं अपने दोनों भाइयों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। हम इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम भी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होना पसंद करोगे? नरेंद्र ने ईशान की तरफ से नजरें हटाकर दीवार पर बनी पेंटिंग पर नजर डाली। उस पेंटिंग में नदियों और पहाड़ों में कई राक्षस लड़ रहे थे। नरेंद्र उस पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए पेंटिंग की तरफ बढ़ गया। नरेंद्र को पेंटिंग की तरफ जाते हुए देखकर पुष्कर फिर से बोला, देख लो, ध्यान से देख लो, पता नहीं फिर कभी इतनी महंगी पेंटिंग देखने को मिले या नहीं। पुष्कर की बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और पुष्कर नरेंद्र के पास से उस पेंटिंग की तरफ चला गया और नरेंद्र से बोला, मैंने इस पेंटिंग को 10 लाख सिक्कों में खरीद लिया है, इसलिए अगर तुम इस पेंटिंग को जी भर के देख चुके हो तो मैं इस पेंटिंग को ले जाऊं? पुष्कर की बात सुनकर नरेंद्र उसकी ओर देखकर बोला, अगर तुमने 10 लाख सिक्कों में इस पेंटिंग को खरीदा है तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? नरेंद्र की बात सुनकर पुष्कर ने हैरानी से पूछा, क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। नरेंद्र एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेंटिंग को नकली कहने की? तुम इसके बारे में जानते भी हो, ये कैसी पेंटिंग है? हाँ? पुष्कर नाराज होते हुए बोला। नरेंद्र की बात ईशान को भी अच्छी नहीं लगी। वो बोला, भाई नरेंद्र, ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये पेंटिंग वाकई में बहुत बेमिसाल है। शायद आपको पता ना हो, इस पेंटिंग की सहायता से हम अपना आसानी से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। मैं इस पेंटिंग की खूबियों के बारे में कहां सवाल उठा रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ये पेंटिंग असली पेंटिंग की एक नकल भर है, इसलिए इस नकली पेंटिंग को 10 लाख सिक्कों में खरीदना बेवकूफी है। असली और नकली पेंटिंग की इस बहस में अचानक से श्रवण बोला, अरे वो देखो, वहां मुखर्जी परिवार के कुछ लोग हैं, वे चित्रकारी को अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये पेंटिंग असली है या नकली, क्या कहते हो? हाँ, ये ठीक रहेगा, पुष्कर बोला और अपने पहरेदारों से बोला, जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। पहरेदार चले गए और करीब 10 मिनट के बाद ऐसे 2 लोगों के साथ वापस लौटे। उनमें से एक करीब 50 साल का बूढ़ा आदमी था और एक करीब 20 साल की लड़की। हाँ, तो कौन कह रहा था कि ये पेंटिंग नकली है? बूढ़ा आदमी आते ही गर्मजोशी से बोला, ये पेंटिंग बिल्कुल असली है और इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। इस पेंटिंग के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि इस पेंटिंग में एक खास तरह की ताकत है। अगर इस पेंटिंग के सामने बैठकर तुम ध्यान लगाओगे तो तुम्हें सम्मोहन विद्या हासिल करने में काफी मदद मिलेगी।
यही इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबी है। अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं इस पेंटिंग को कभी नहीं बेचता। ठीक है, आप लोग इसे असली मानते हैं तो मानिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ बाजी नरेंद्र बोला और वहां से जाने लगा। का